फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1488 में केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। इसी के साथ यूरोप और इंडिया और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में एक सी रूट इस्टेब्लिश हो गया। यूरोपियन कंपनियों ने तुरंत इस सी रूट के थ्रू इंडिया और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ में ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि केप ऑफ गुड होप को बार्थोलोमेस डायस ने डिस्कवर किया था, जो कि एक पोर्टुगल एक्सप्लोरर था। शुरुआत में इस रूट को बेसिकली पुर्तगाली कंपनियों ने ही शुरू किया था यूज़ करना। बाद में धीरे धीरे बाकी यूरोपीय देश भी इस मार्ग द्वारा व्यापार करना शुरू कर दिए। अब बाकी यूरोपीय कंपनियों की देखा देखी ब्रिटेन के कुछ बिजनेसमैन ने एक कंपनी बनाई जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। ये कंपनी 31 दिसंबर 1600 में बनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया और अदर ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेडिंग करने के लिए ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ की परमिशन की ज़रूरत थी। तो अब इसके लिए उन्हें परमिशन कहाँ से मिलेगी? क्वीन एलिजाबेथ के पास। तो वहाँ पे उनसे परमिशन लेने के लिए उन्होंने तुरंत अपना स्कूटर उठाया और वो निकल पड़े महारानी जी से मिलने। अपना स्कूटर पार्क किया उन्होंने और एक पेटिशन दिया और बताया क्वीन को कि क्या कंपनी इस सी रूट का यूज़ करके बढ़िया ट्रेड कर सकती है और बढ़िया प्रॉफिट कमा सकती है। क्वीन एलिजाबेथ को उनकी बात तुरंत समझ आ गई और उन्होंने कंपनी को एक चार्टर पास करके दे दिया। चार्टर मिलने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत खुश हो गई। ऐसे नहीं नाचने लगी थी, पर हाँ खुश हो गई थी, क्योंकि चार्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली दे दी गई थी। तो इन सारी कंपनियों के साथ ट्रेड कर सकते थे 15 साल तक के लिए, जो केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में आती है और स्ट्रेट ऑफ मैकलिन के वेस्ट में आती है। इतनी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली, इसका मतलब किसी भी और ब्रिटिश कंपनी को ये राइट नहीं था कि वो इन कंट्रीज में ट्रेड कर सकते थे। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो एक कंपनी, तो इसके अंदर बहुत सारे सर्वेंट्स थे, क्लर्क थे, ऑफिसर्स थे, जो एक साथ मिलकर अपनी रिपोर्ट देते थे गवर्नर को, और ये गवर्नर अपनी सारी रिपोर्ट देते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जिनकी संख्या थी 24। और इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता था कोर्ट ऑफ ऑपरेटर्स के द्वारा। अब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी थी, ट्रेडिंग की परमिशन भी मिल चुकी थी, फिर भी इंडिया में एंटर करने के लिए कंपनी को लगभग 8 साल लग गए। कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1600 में और इंडिया में आई है 1608 में। इसका कारण था कि जो पहले से जो कंपनीज भारत में थी, जैसे पुर्तगाली और भी अदर कंपनीज थी, वो नहीं चाह रही थी कि कोई नई कंपनी भारत में आए और उनका कंपटीशन बढ़े। तो इसलिए वो रास्ते में ही इस कंपनी को भारत आने से रोक दे रही थी। पर जैसे तैसे सन 1608 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई। पर इंडिया आके उन्हें समझ आया कि यहाँ तक पहुँचना ही सबसे बड़ा चैलेंज नहीं था, नेक्स्ट चैलेंज तो अब शुरू हुआ था। और वो नेक्स्ट चैलेंज ये था कि इंडिया में पहले से ही मुगलों का शासन था, और अगर ट्रेड में बढ़िया मुनाफा करना है तो मुगलों को भी खुश करना ज़रूरी है। और उस समय मुगल बादशाह था जहांगीर, और इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ की मृत्यु हो चुकी थी, और इस टाइम ब्रिटेन में जेम्स फर्स्ट का रूल चल रहा था। और तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जेम्स फर्स्ट को बताया कि इंडिया में जहांगीर का रूल है और वो हमें यहाँ पे फैक्ट्री लगाने की परमिशन दे नहीं रहा है, और फैक्ट्री नहीं लगेगी तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो जेम्स फर्स्ट ने कहा, बेटा तुम जो है ट्रेडिंग करने पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें मुझ पे छोड़ दो, फैक्ट्री की परमिशन तो इसका बाप भी देगा। तो इसलिए 1615 में जेम्स फर्स्ट ने जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो को भेजा। सर थॉमस रो तो ये मानने की कसम खाकर आए थे कि कुछ भी हो जहांगीर से परमिशन लेके ही रहेंगे। वो जहांगीर के दरबार में पहुंचे और वहाँ कुछ टाइम तक रहे, और उन्होंने जहांगीर को हर तरह से ब्राइब करने की कोशिश की, हर तरह की घूस उसको दी, जो भी जहांगीर को पसंद था हर उस तरह की सेवाएं उस तक पहुँचाई, यूरोप की बढ़िया से बढ़िया चीज़ें जहांगीर तक पहुँचाई। और फाइनली जहांगीर को इम्पोर्टेड सामान की ऐसी लत लग गई कि 1615 में जहांगीर ने ब्रिटिशर्स को परमिशन दे ही डाली और कहा, जहाँ चाहे वहाँ रहो, फैक्ट्रीज बनाओ, जो करना है वो करो, अगर कोई परेशान भी करे तो मुझे बताना। तो जहांगीर की बस एक छोटी सी डिमांड थी कि जितनी भी रॉयल फैसिलिटीज़ हैं वो चलती रहनी चाहिए। तो जहांगीर ने एक लेटर लिखा जेम्स फर्स्ट को और बोला कि आपका जो रॉयल लव है वो मुझे मिलते रहना चाहिए, आपकी कंपनी को इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो लेटर है आपको विकिपीडिया पे भी अवेलेबल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जिस तरह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने ट्रेडिंग पोर्ट इस्टेब्लिश करना शुरू कर दिए,
सन 1619 में सूरत में, सन 1639 में मद्रास में, 1668 में बॉम्बे में और 1690 में कलकत्ता में। अब आप सोच रहे होंगे ब्रिटिशर्स ट्रेड किस चीज़ का कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स लेकर आते थे कॉफ़ी और पर्शियन हॉर्सेस, और यहाँ से लेके जाते थे कॉटन और सिल्क के कपड़े, और इसके अलावा सॉल्ट पीटर। तो इंडिया जो है एक बहुत ही रिलायबल सप्लायर था सॉल्ट पीटर का। अब ये सॉल्ट पीटर होता क्या है? बेसिकली सॉल्ट पीटर जो होता है वो गन पाउडर बनाने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, और पूरे यूरोप को इसकी ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स इसको यहाँ से लेके जाते थे, और इंडिया इसका एक बहुत ही रिलायबल सप्लायर था। अब 1647 तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों ने इंडिया में 23 फैक्ट्रीज शुरू कर दी। बेसिकली इस फैक्ट्रीज़ का यूज़ क्या था? ब्रिटिशर्स इस फैक्ट्रीज़ का यूज़ करते थे गोदामों के लिए, जहाँ ट्रेडिंग का सारा सामान रखा जाता था, लोग इसमें रहते भी थे, और साथ में इसकी सिक्योरिटी के लिए गार्ड्स भी होते थे। इसमें 3 फैक्ट्रीज़ बहुत ही मेजर स्केल पे बनकर तैयार हुई। ये फैक्ट्रीज़ कम किले ज़्यादा थे। इनमें से पहली फैक्ट्रीज़ थी बंगाल में फोर्ट विलियम, मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्जेस और बॉम्बे में बॉम्बे कैस्टल्स। इसके बाद मुगल किंग फर्रुखसियर ने 1717 में ब्रिटिशर्स की कस्टम ड्यूटी माफ़ कर दी, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो बिना किसी कस्टम ड्यूटी और किसी टैक्स दिए हुए। अब इन सब के चलते ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धड़ाधड़ पैसे छापना शुरू कर दिए। लेकिन अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी ही है। इसके बाद 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुए, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर, जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बना दिया।